कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ द्रास स्थित प्रतिष्ठित कारगिल वॉर मेमोरियल पर बड़े गर्व और देशभक्ति की भावना के साथ मनाई गई, जहां 1999 के कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। ये दिन भारतीय सेना की वीरता और अदम्य साहस का प्रतीक है, जिसने ऑपरेशन विजय में सफल समापन को चिन्हित किया, जब भारतीय सेना ने कारगिल सेक्टर की रणनीतिक चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से पुनः हासिल किया। आपको बता दें, 26 जुलाई 1999 को जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों में लगभग 3 महीने तक चले भीषण युद्ध के बाद भारतीय सेना ने निर्णायक जीत की घोषणा की थी। तोलोलिंग, टाइगर हिल और बन्ना टॉप जैसे स्थानों ने अद्भुत साहस और बलिदान की गाथाएं देखी, जो भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस वर्ष की स्मृति सभा में कई उच्च सैन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। आपको बता दें, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और युवा मामलों एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व भी किया। वहीं रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ तथा लद्दाख के उपराज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता ने भी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त अनेक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और वर्तमान में सेवा दे रहे जवानों ने भी भाग लिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान शहीदों की याद में फूलों की माला अर्पित की गई, जो राष्ट्र की कृतज्ञता का भी प्रतीक थी। ये समारोह न केवल शहीदों को नमन करने का अवसर था, बल्कि भारतीय सेना की देश की संप्रभुता की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आपको बता दें, कारगिल विजय दिवस जो ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष मनाया जाता है, उन वीर जवानों के शौर्य गाथा को स्मरण करता है, जिन्होंने कठोर मौसम और दुर्गम पहाड़ियों के बीच पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा की गई ऊंचाइयों को पुनः भारत की झोली में डाला। यह दिवस भारत के साहसी, समर्पित और जुझारू सैनिकों के बलिदान को भी याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और सेवा की भावना के लिए प्रेरित भी करता है। जब कारगिल वॉर मेमोरियल पर तिरंगा लहराया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। करगिल जंग के हीरोज को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए करगिल विजय दिवस की 26वीं बरसी इंतहाई जोश, जज्बे और कौमी फख्र के साथ करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में मनाया गया। यह दिन 1999 की उस तारीख की फतह की याद दिलाता है, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत करगिल की उन पहाड़ियों पर कब्जा दोबारा हासिल करके दुश्मन को हरा दिया। ये वही दिन है 1999 26 जुलाई, जब भारतीय सेना ने 3 माह से जारी शदीद लड़ाई के बाद अपनी फतह का ऐलान किया था। तोलोलिंग, टाइगर हिल, बात्रा टॉप जैसे मुकामात पर भारतीय सेना ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए करगिल के इन बुलंद-बाला चोटियों को दुश्मन के कब्जे से आजाद कराया था। आपको याद दिलाऊं कि करगिल युद्ध के दौरान लगभग 545 देश के जवानों ने अपनी जानें निछावर की है वतन के खातिर। और करगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय की कामयाबी के बाद मनाया जाता है। और इस साल करगिल विजय दिवस के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड सपोर्टर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया आज की इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुपवारा के दोस्त मोहम्मद खान के बेटे। दोस्त मोहम्मद खान भी करगिल युद्ध में लड़ते लड़ते देश के खातिर उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान की है। आज 26वीं बरसी के मौके पर उनके बेटे और इनकी माँ जो है, उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत की है। सीधे हम दोस्त मोहम्मद खान के बेटे से बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताएं, करगिल विजय दिवस में आपके पापा ने भी जान कुर्बान की है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान, मैं कुपवारा से हूँ। उसने अपना जान गंवा दिया यहाँ पे 1999 में। पापा की तो जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त, जब आज उसकी ज़रूरत है, तो जब उसकी ज़रूरत होती है तो तब पापा की याद आती है। जब पापा तो चला गया, मम्मा की सब जो रखवाली करने के लिए मैं हूँ, मेरा चाचा है, सब है घर में। हमारा घर ठीक ठाक है, फैमिली भी ठीक ठाक चल रहा है। आज हम यहाँ आए तो यहाँ बहुत मज़ा लगा, अच्छा भी लगा। फ़ौज में आना चाहिए, जिसको भी फ़ौज में आना है वो आए। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है फ़ौज में। आज जो सुनते हैं लोग वो नहीं है, जो दिखने में वही है। तो ये बताए, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, क्योंकि 26 साल हुए हैं करगिल युद्ध को? मेरी उम्र उस वक्त 2 साल की थी, 2-2.5 साल का था। 2-2.5 साल का था। तो 2-2.5 साल के बाद आपको कब पता चला कि आपके पापा ने वतन के खातिर अपनी जान कुर्बान की? 4-5 साल के बाद। हाँ, उस वक्त में 4-5 साल में मुझे पता चला। अच्छा। हाँ, तो क्या फील कर रहे हो? फील तो होता ही है, फीलिंग तो आ रही है कुछ। अच्छा। हाँ। पापा की याद आ रही है? हाँ, फिर भी है वो देश में हमें हर वक्त फौज बुलाते हैं, दोस्त मोहम्मद खान, शाना बिशाना उठते हैं,
सिर उठाकर उठते हैं, दोस्तों का नाम उठता है उसका। अच्छा, हाँ, तो क्या मैसेज रहेगी आज के इस मौके पे? हम खुश हैं आज के मैसेज में। हम आए यहाँ पे खुशी से, कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी हुई, जो भी मिला हमें अच्छा तरीके से मिला, सब कुछ ठीक रहा। चलिए, एक और परिवार से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इनके भी पति कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं। सीधे हम इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताओ और ये बताए क्या फील कर रहे हो, आज 26 साल हुए हैं कारगिल युद्ध को? मेरे पति का नाम है शहीद बनवारीलाल बगड़िया। कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। वो 5 साथी थे ना, पहले पाकिस्तान वालों ने पकड़े थे। स्वरूकालिया के साथ 5 आदमी थे ना, उनमें से एक मेरे पति थे। और मैं सीकर जिले से हूँ, गांव सिकटोला छोटा है, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान से हूँ। तो आज 26 साल हुए कारगिल विजय दिवस मनाने में, क्या फील कर रहे हो आप? मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि आज मेरे पति ने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी की है। और मेरे पति ने, हम तो एक कांटा चुभता है तो कितना दर्द होता है, मेरे पति ने तो बहुत दर्द झेल के वो 20 दिन ने प्रेरित किया है, फिर कितना दर्द झेला है। तो मेरे बहुत गौरव करती हूँ मेरे पति के लिए। मेरे पति मेरे लिए आज भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे और अमर रहेंगे। और महसूस कर रहे हो आज महसूस बहुत गौरव कर रही हूँ कि आज मेरे पति के, वो जहाँ शहीद हुए थे उनकी जगह बहुत चहल पहल हुई है। कारगिल भी मैं ऊपर गई थी तो भी मेरे भी ऐसा हुआ कि वो वहाँ लड़ा, और हमसे तो नहीं चढ़ा जाता है उन पर। वो कितनी मेहनत से वो चढ़ के उनको 24 घंटा गोली चलाई, बहुत मेहनत की उसने। चास स्थित आजसू पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक कुमार महतो के आवासीय कार्यालय से शुक्रवार को एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली टाउन हॉल बोकारो में आयोजित मिलन समारोह में भाग लेने के लिए निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली का नेतृत्व खुद अशोक कुमार महतो ने किया। उन्होंने इस पूरे अवसर पर कहा कि झारखंड का विकास केवल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में हो संभव है। सुदेश महतो के पास झारखंड के विकास की सोच और दृष्टिकोण भी है, वह किसी अन्य नेता में नहीं है। मिलन समारोह के दौरान अशोक कुमार महतो के नेतृत्व में 1000 से अधिक नए कार्यकर्ता ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी नए सदस्य सुदेश महतो एवं पार्टी की नीति व सिद्धांतों में आस्था जताते हुए पार्टी में शामिल हुए। आज आजसू पार्टी की तरफ से हम लोग भव्य मिलन समारोह का आयोजन बोकारो के टाउन हॉल में शामिल होने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे हजारों हजार का जुलूस आज इस आजसू पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के लिए मेरे नेतृत्व में जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आजसू पार्टी का जो सोच है, हमारे आदरणीय सुदेश महतो जी का जो विजन है, वही एक ऐसा नेता है जिनके पास विजन है। झारखंड के हर चेहरे पर खुशहाली लाने का जो सोच है वो हमारे सुदेश महतो में ही है। आज हमारे बोकारो जिले से हजारों हजार की संख्या में, सभी प्रखंडों से, सभी पंचायतों से हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग आजसू पार्टी के समर्थक आजसू पार्टी का दामन थामेंगे। निश्चित तौर पे आज ये देखने का चीज़ है कि पूरे बोकारो जिले में चारों तरफ से जुलूस निकला है और आजसू पार्टी हमारे झारखंड में एक बहुत ही सशक्त और मजबूत पार्टी है। आज यहाँ पे, आज रोड पे आप लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाला समय आजसू पार्टी का है, सुदेश महतो का है, और हमारे जो सुप्रीमो है वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में झारखंड को एक सही नेतृत्व और झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक के जो चेहरे में जो मुस्कान आता है वो निश्चित तौर पे सुदेश महतो के माध्यम से ही ये निश्चित तौर पे उस खुशहाली हमारे झारखंड में आएगी। मामूली बात को लेकर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। आपको बता दें, मारपीट के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद पीड़ित परिजन पहुंचे कोतवाली। अमेठी कोतवाली कस्बा क्षेत्र वार्ड नंबर 12 का पूरा मामला है। क्या नाम है, कहाँ घर है? सपीना नाम है और गंगागंज में घर है, 12 नंबर वार्ड। क्या कारण है अभी आप कोतवाली अमेठी आई थी? आपको मारे थे कलीम सलीम रशीद के मारे थे, इसलिए आए थे। तो क्या वो एप्लीकेशन अपने अब दिए? एप्लीकेशन दिए हैं, मेडिकल हुआ नहीं अभी, कह रहे हैं कल आओ सुबह। किस बात को लेकर झगड़ा हुई? वही झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगा रहे थे बस, उसी के लिए झाड़ू के पीछे। अभी पुलिस कार्रवाई नहीं की? अभी कुछ नहीं, सर गए थे, सर खाली गए थे, बुलाए थे, वो निकल के नहीं आए, उनकी औरत आके वहाँ बैठी हैं। आज 25 जुलाई शुक्रवार समय 11 बजे दिन अमेठी में
विकासखंड के ग्राम सभा नुवावा के सैदापुर के ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल बीतने के बाद भी गांव में अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। प्रदर्शन में रज्जाक अली, राजेश, शिवम मिश्रा, अफजल खान, मेहंदी हसन, अमित मिश्रा, सुनील मिश्रा, मनोज अनिल द्विवेदी, सोनू खान, ब्रजेश सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि प्रशासन ने अब तक सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या गांव की सड़क है, जो पूरी तरह जर्जर और कीचड़ से भरी हुई है। इसी रास्ते से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मरीजों का आना जाना पड़ता है। गंभीर स्थिति में गर्भवती महिलाओं या बीमार व्यक्तियों को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानी भी होती है। गांव वालों ने हार मानने के बजाय अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर खड़िंजा का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासनिक उपेक्षा के चलते उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा। क्या नाम है? आप लोग क्यों रोड नहीं तो वोट नहीं का विरोध कर रहे हैं? हमारा नाम राजेश कुमार गुप्ता है जी। ग्राम सज्जापुर, पोस्ट अमेठी, जिला अमेठी। आप लोग विरोध क्यों किए हैं रोड नहीं तो वोट नहीं? अब विरोध यही है कि रास्ता में इतना दिक्कत है कि आप भी चल के देख लीजिए। पैदल भी बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। जाते हैं तो गिर जाते हैं, किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के लिए आते हैं तो एम्बुलेंस यहाँ से आगे नहीं जा पा रही है। यहाँ से कितना मीटर लंबा होगा ये सड़क? अभी नहीं, कितना मीटर लंबा होगा गांव तक? कम से कम 500 मीटर। तो अभी तक बनाए नहीं गए? नहीं। पंचायत विभाग या किसी और विभाग से? ये सिर्फ जब दयाराम प्रधान बने थे तब का ये सखड़िंजा बना हुआ, 20 साल पहले। 3 पंचवर्षीय बीत गई, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो विकास नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल खान है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सैदापुर ग्राम सभा नुआवा। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक अमेठी। क्या समस्या? आज आप लोग बैनर लगाए हुए हैं और रोड नहीं तो वोट नहीं, और उसके बाद खड़िंजा भी लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्या कारण है? सर, हमारे ग्राम सभा में पिछले 15 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। नाली या सड़क इतना बेकार है कि हम लोग पढ़ने जाते हैं, बारिश में गिर पड़ते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। अब कोई अगर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आ नहीं पाती है। रास्ते में कितने लोग की डेथ हो गई है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर विकास कार्य कोई नहीं होगा तो हम लोग इस बार मतदान का बहिष्कार करेंगे। आप लोग इसकी सूचना पहले भी कहीं दे चुके हैं? नहीं दिए? इसकी सूचना हम लोग SDM ऑफिस में, तहसील दिवस में और पंचायती राज विभाग में दिए हैं। वहाँ से आए थे अधिकारी, मगर आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। तो गांव वालों ने अपने निजी फंड से चंदा मिलाकर इसका काम कराया। तो बताइए, जो ये सड़क है कितने साल पुरानी सड़क है, क्यों नहीं बनाई गई? सड़क लगभग 15 साल पुरानी सड़क है। पुरानी है। अब कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो सर हम लोग जाते हैं प्रधान के यहाँ, जो भी होता है आश्वासन। तो बरसात में आप लोग कैसे आते जाते हैं? बरसात में सर क्या बताएं कैसे आते हैं। कितने लोग गिरे, इनका हाथ पैर टूट गया है सर। यहाँ पढ़ने लिखने में बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि गांव में विकास कार्य कराया जाए। अगर कोई विकास कार्य, नाली सड़क नहीं हुई तो इस बार कोई भी गांव का मतदान करने नहीं जाएगा। पूर्ण रूप से मतदान बहिष्कार होगा। अमेठी जायज 25 जुलाई 2025 की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर क्षेत्र के एक हड्डी ठेके से उठ रही तीव्र दुर्गंध ने नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मोहल्ले के समीप स्थित इस ठेके पर मरे हुए जानवरों को लाकर उनका चमड़ा निकाला जाता है, जबकि अवशेष खुले में ही फेंक दिया जाता है, जिससे आसपास के इलाके में बदबू फैल रही है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बदबू के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों की तबियत पर बुरा असर भी पड़ रहा। इस समस्या के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने कांग्रेस नेता एवं सभासद श्री वार्ड के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद जायज में ज्ञापन सौंपा है। साथ ही प्रतिनिधि मंडल में शामिल लगभग 50 नागरिकों ने अधिशासी अधिकारी से मांग की कि ठेके को तुरंत नगर क्षेत्र से बाहर शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें, निवासियों ने स्पष्ट किया है कि यदि नगर प्रशासन इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं करेगा तो वे जनहित में जन आंदोलन शुरू करने पर विवश हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? घनश्याम जी, क्या समस्या है जो आज नगर पालिका में आप लोग काफ़ी संख्या में आए हैं? क्या समस्या आ रही है? नगर पालिका में समस्या ये है कि जो चमड़ा वाला ठेका है, ठेकी वो बना हुआ है, तो हमारा बिल्कुल एकदम बराबर सामने भी है। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, इंटर भी करते हैं, न हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न हम लोग देख रहे हैं। वहाँ उन लोग से कुछ बोलो तो बिल्कुल कहो गाड़ी में जरा कर दो, बदबू बचा दो, तो बदबू को सामने लाते हैं, सामने भी लाते हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाए पढ़ने, इतनी दिक्कत है कि हमारे रिश्तेदार नातेदार की तो बात अपना छोड़िए, अपना स्वयं भी देख लिया कि मौके पर कि खाना पानी हम लोग को हराम है। ये समस्या कब से आ रही है? समस्या
इस समस्या तो हम लोग बहुत पहले देखा था, एक जगह आया था वहाँ से हट गया था। उसके बाद अब इस समय पर 1-2 साल से ज़्यादा आतंक फैला हुआ है और हर तो कम से कम अब हम लोग जानते नहीं तब से है ये। अभी आप लोग यूँ साहब को आवेदन दिया है और प्रार्थना पत्र दिया, क्या कहा यूँ साहब ने? उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी लिया है, अब यह नहीं बताए कि हमने 1 महीना बचवा देंगे कि क्या करेंगे। बोले कि जिला पंचायत से अपना हम कंप्रोमाइज़ करके वो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम जाएंगे, फिर हम जिला पंचायत जाएंगे, डैम के पास जाएंगे हम। क्या नाम भैया आपका? भैया हमारा नाम श्रीनाथ सोनकर सभासद है, वार्ड नंबर 6, जायस नगर पालिका परिषद जायस। क्या समस्या है जो आज आप लोग काफ़ी संख्या में नए पालिका में आए हुए हैं? समस्या ये है भैया कि हमारे वार्ड नंबर 6 में, जायस नगर पालिका वार्ड नंबर 6 है, उसमें जो है 10-10, 12-12 किलोमीटर से मरे हुए जानवर लाए जाते हैं और वहीं पे ठेकी बना रखे हैं, कुछ मुस्लिम कास्ट के लोग हैं और जानवरों को हड्डी निकाल करके वहीं बहा देते हैं। वो पड़ा रहता है वहीं, खाल हड्डी वहीं सब पड़ी रहती है। जब हड्डी सफ़ा हो जाती है तो हड्डी को निकाल करके सफ़ा हो जाती है तो लेकर जाते बेच जाते हैं, बाकी मलबा वहीं पे अवशेष पड़ा रहता है, जिससे पूरे वार्ड में वहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, छोटे बच्चों का विद्यालय भी है, जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं और कम से कम 200-250-300 के संख्या में वहाँ घर हैं। तो 200-250 घर के मतलब हुआ कम से कम 500 आदमी या 700 आदमी वहाँ रह रहे हैं, जो खाना पीना उनका हराम है। बदबू से, गंदगी से बेचारे त्राह मचाए। छोटे छोटे बच्चे गर्मी में इस तरीके के इतना बदबू हो रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और बीमारी का पूरा घर बना हुआ है, बीमारी भी फैल रही है बच्चों में, लोगों में। इसीलिए सब लोग नगर पालिका हैं, ईओ साहब ने ये कहा है कि ये कभी जो है ठेका हुआ था जिला पंचायत से, तो वो उन्होंने कहा कि हम जिला पंचायत को इसका पत्र भेजेंगे, उनको वहाँ से जो जवाब आएगा यहाँ से इसको हटवाया जाएगा और नहीं तो डीएम साहब से कहलवा करके यहाँ इसको हटवाया जाएगा। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग यही है भैया कि इसको नगर कस्बा से बाहर किया जाए। जितना ये हड्डी घर है या चमड़ा घर है, जितना मलबा है, ये जो भी आता है मरे जानवर जो दूर दूर से लाते हैं, ये कस्बा के अंदर कतई ना हो, कस्बा से बाहर किया जाए। क्या समस्या आ रही है जो मलबा पड़ रहा है और उससे क्या क्या दिक्कत आ रही है? जी, दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, बीमारी फैल रही है बच्चों में, बड़े लोगों में। गर्मी इस तरीके पड़ रही है कि सांस लेना दुश्वार है, बदबू होती है, बहुत ज़्यादा बदबू होती है, जिससे लोगों को खाना पानी नहीं खा सकता। ये नगर पालिका है, जब हवा चलती है वहाँ की बदबू यहाँ आता है। यहाँ से 500 मीटर है नगर पालिका से जो हड्डी घर बना हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 500 दूरी पे है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से ये हटाया जाए? यही चाहते हैं, ये हमारे नगर वासी हैं, वार्ड के वासी हैं, ये लोग सब बेचारे आए हैं, कम से कम 50 की संख्या में आए। ये लोग यही चाहते हैं कि इस गंदगी को हमारे वार्ड से बाहर किया जाए या जायज कस्बा से बाहर किया जाए। गंदगी नहीं होनी चाहिए नगर पालिका के अंदर। आजसू पार्टी का भव्य कार्यकर्ता मिलन समारोह आगामी 26 जुलाई को बोकारो टाउन हॉल में आयोजित होगा। इसे लेकर पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक कुमार महतो के तेलीडी स्थित आवासीय कार्यालय में एक तैयारी बैठक हुई, जिसमें पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी सहित कई नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें, पूर्व विधायक डॉक्टर महतो ने पत्रकार को जानकारी देते हुए कहा कि समारोह में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो विशेष रूप से शामिल होंगे। इस पूरे अवसर में जिला के विभिन्न पंचायतों से लगभग 5000 नए कार्यकर्ता आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये समारोह राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक माना जा रहा है। आपको बता दें, बबीता देवी ने बताया कि इस आयोजन में हजारों महिलाएं भी भाग लेंगी। ये कार्यक्रम झारखंड भर में शुरू किए जाने वाले सदस्यता अभियान का पहला पड़ाव है, जिसकी शुरुआत बोकारो से हो रही है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक महतो ने बताया कि ढोल नगाड़ों और झंडा बैनर के साथ विशाल जुलूस निकालकर समारोह स्थल तक लाया जाएगा। आज जो ये हम लोग यहाँ पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका मूल जो उद्देश्य हम लोग का है कि आगामी 26 जुलाई को टाउन हॉल बोकारो में आजसू पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी मुख्य अतिथि के रूप में मिलन समारोह में शामिल होंगे और पूरे बोकारो जिला के सभी प्रखंडों से और हर पंचायत से आजसू पार्टी के नए नए कार्यकर्ता उस दिन शामिल होंगे और 5000 से ज़्यादा नए कार्यकर्ता आजसू पार्टी में शामिल होंगे, जिसमें युवा भी होंगे, विद्यार्थी भी होंगे, महिलाएं भी होंगी या अन्य विभिन्न दलों के लोग भी होंगे जो अपने पार्टी छोड़ के आजसू पार्टी में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से एक
ऐतिहासिक मिलन समारोह का सुदेश महतो सर की अध्यक्षता में आहूत है और ये मिलन समारोह बोकारो जिला में आजसू पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आज इस प्रेस वार्ता का जो मेन मोटो है वो ये है कि हम लोग आगामी 26 तारीख को बोकारो के टाउन हॉल में हम लोग आजसू पार्टी का एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बोकारो जिले के तमाम प्रखंडों से, तमाम पंचायतों से, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से, हमारे चास नगर, फुसरो नगर एवं बोकारो महानगर से हजारों की संख्या में, लगभग 5000 के संख्या में हम लोग उस दिन मिलन समारोह करेंगे, जिसमें हमारे 5000 से ऊपर नए चेहरे, नए आम जनता, नए कार्यकर्ता आजसू पार्टी का दामन थामेंगे। और हम लोग यहाँ पर, मैं आजसू पार्टी का बोकारो का कार्यकारी जिला अध्यक्ष होने के नाते हम लोग यहाँ से अपने आवासीय कार्यालय से लगभग 1,500 से 2,000 की संख्या में हम लोग जुलूस की शक्ल में इस मिलन समारोह में पैदल जुलूस के रूप में हम लोग शामिल होंगे। और हमारे साथ जो 500 जो नए चेहरे उस दिन हमारे आजसू पार्टी का दामन थामेंगे, वो लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आजसू पार्टी का जो उस दिन जुलूस निकलेगा हम लोगों का मिलन समारोह में जो शामिल होने हम लोग जाएंगे, वो हम लोग जो नए 500 चेहरे होंगे वो भी हमारे साथ यहाँ से मिलन समारोह में शामिल होने के लिए वहाँ बोकारो टाउन हॉल जाएंगे। चास नगर निगम क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आपको बता दें, बिजली की आंख में मिचौली से परेशान है। वहीं चास नगर निगम क्षेत्र के चिराचास में बिजली गुल होने की समस्या को लेकर लोगों ने विद्युत अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का आरोप है कि चिराचास के फुदनी डी सब स्टेशन में बिजली की समस्या बढ़ गई है। रात रात भर बिजली नहीं होने से लोग परेशान रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। बूढ़े बुजुर्ग भी उनकी स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में फुदनी डी सब स्टेशन की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इस दौरान भाजपा सांसद के प्रतिनिधि भी लोगों के साथ मौजूद रहे और कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी गई, जिस पर अधीक्षण अभियंता ने बाहर निकालकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया। आपको बता दें, वही विद्युत अधीक्षण अभियंता ने कहा कि मैंने पावर की कमी है, वही मेन पावर की कमी की वजह से जो है सीटीपीएस से जो पावर आता है उसमें कल बिजली गिरने से परेशानी हुई है। बिजली पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है, जिस कारण बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या को देखते हुए चास के फुदनी डी सब स्टेशन अलग से 33,000 की बिजली लाइन ले जाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। जल्द ही बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसको अभी 33,000 और बढ़ाने की योजना है। घेरा नहीं था, ये लोग का अपना समस्या था। चिराचास का जनता था। चिराचास में कल शाम 5 बजे से पावर नहीं था। कल शाम में बारिश और लाइटनिंग के कारण 33 के भी जो सीटीपीएस से लाइन आता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था। रात में बहुत कोशिश किया गया, नहीं बन सका था। सुबह वो 10 बजे 10:30 बजे करीब चालू हो गया है। ग्रामीणों की अपनी समस्या थी, वहाँ रहने वाले लोकल निवासियों का, उसी के लिए वार्ता करने आया था लोग। वार्ता हो गई, लोग संतुष्ट हैं। डिसाइड हुआ है कि वहाँ कुछ मैन पावर हम लोग बढ़ाएंगे। कहीं छोटा मोटा पोल तार का समस्या है तो उसको हम लोग 10 दिन 15 दिन में दूर करेंगे। और फुदनी डी सब स्टेशन को एक 33,000 लाइन और हम लोग बना रहे हैं कि सीटीपीएस से जो पावर आता है कभी बंद हो गया, ब्रेकडाउन हो गया रात में, चूँकि वो लाइन जो है पूरे जंगल से होके आता है, दामोदर नदी के किनारे पार करके। तो चास सब स्टेशन से भी हम लोग उसको जोड़ने का प्रस्ताव दिए थे। प्रस्ताव सैंक्शन हो गया, काम भी हो रहा है। लगभग 90 पोल गड़ चुका है। उसको अगले 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि फुदनी डी सब स्टेशन को 2 सोर्स हो जाएगा। कभी अगर सीटीपीएस से जो पावर आता है बंद भी रहेगा तो चास से उसको हम लोग को 33,000 पावर उपलब्ध कराना है। अच्छा सर, और भी जो जनता जो कि 24 घंटे से सोई नहीं है, आज बच्चों का एग्जाम चल रहा है, बावजूद आज बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। कल 24 घंटे मतलब कल 1:30 बजे से लाइट कटी हुई थी और अभी तक लाइट की व्यवस्था अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ घंटे के लिए दिया गया है। मतलब ये कोई अस्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। हम लोग इससे पहले भी इनको चेतावनी दिए थे। आप अधिकारियों को फ़ोन कीजिएगा, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। एसी साहब को इससे भी पहले फ़ोन किया गया था तो उन्होंने कहा था कि बाहर हो, फलना हो, दूसरा हो, इस तरह की चीज़ें हैं। जेई साहब को फ़ोन कीजिए, मोबाइल उनका स्विच ऑफ रहता है। आपको सरकार काम करने के लिए भेजा है। आप एक लोकतांत्रिक राज्य के पदाधिकारी मात्र हैं।
आप यहाँ कोई भी उस तरह की शासन व्यवस्था जो इससे पहले पूर्व चलती आ रही है या परंपरा को नहीं चला सकते हैं। सांसद ढुल्लू महतो के प्रतिनिधि के रूप में उनका स्पष्ट निर्देश है कि जनता को समस्या नहीं होनी चाहिए। और आप लोग फील्ड में सुबह से जितने बूढ़े बच्चे परेशान थे उन लोगों ने स्पष्ट किया। आज हम लोग यहाँ तालाबंदी करने के लिए आए थे कि कोई भी पदाधिकारी बिजली व्यवस्था में बिजली से के जो पदाधिकारी है बिजली विभाग के वो अंदर नहीं आने देंगे। तो स्मार्ट मीटर हम लोग उसका विरोध करेंगे, वो तब तक नहीं लगेगा जब तक कि 18 से 22 घंटे 24 घंटे की लाइट नहीं हो। अभी क्या आश्वासन दिया गया इसी तरह? अभी आश्वासन ये दिया गया कि 33 kV का जो है जो वहाँ से डायरेक्ट डीवीसी से आ रहा है कि अलग लाइन जो है उसमें पोल का गाड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें लगभग 180 पोल लग गए हैं और 30 से 40 पोल लगने की व्यवस्था की जा रही है। और जो असंगठित क्षेत्र के जो इनके जो काम कर रहे हैं वैसे लोगों को भी बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के छोटे छोटे वो विकल्पों के आधार पर इन्होंने आश्वासन दिया कि कोशिश करेंगे कि इसके बाद इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मैं सांसद प्रतिनिधि ढुल्लू महतो की ओर से आज चीराचास का जो बिजली व्यवस्था है बहुत ही जर्जर है और मैं खुद चीराचास में रहने वाला हूँ। बच्चे रो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सुबह उठ के देखा तो पूरे चीराचास में हाहाकार मचा हुआ था। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। मैं खुद वहाँ पे रहता हूँ, उस तकलीफ को मैं झेल के मैं समझ सकता हूँ कि पूरे चीराचास वासी को कितना तकलीफ झेलना पड़ रहा होगा। इस वजह से मैं ढुल्लू महतो की ओर से मैं इन्हें एसी साहब को आज आश्वासन देकर जा रहा हूँ कि दोबारा आपको इस गेट से नहीं पूरे बोकारो से आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। और अगर बिजली व्यवस्था चीराचास का नहीं सुधार हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इंदौर के ग्रामीण पुलिस एसपी कार्यालय पर भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता अहमद दरबारी अम्बेडकर द्वारा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। आपको बता दें, इंदौर जिले के महू सहित अन्य स्थानों से आए भीम आर्मी के लोगों ने पुलिस प्रशासन कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर बीजेपी के नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। भीम आर्मी के इंदौर जिला संयोजक विशाल मुकेश करोसिया और विनोद अम्बेडकर ने इस दौरान बताया कि उच्च न्यायालय अधिवक्ता और भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता अहमद दरबारी अम्बेडकर पर पुलिस अधिकारी द्वारा अनुचित जिला बादल का नोटिस भेजे जाने और झूठी एफआईआर करने के संबंध में यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि यदि ये कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आने वाले समय में भीम आर्मी द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भीम आर्मी सड़कों पे इसलिए उतरती है जब किसी दलित पे, आदिवासी पे, पिछड़े पे, माइनॉरिटी के लोगों पे जब अन्याय अत्याचार होते हैं तो हमें मजबूरन उतरना पड़ता है। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। परंतु अभी भीम आर्मी के जो जिला प्रवक्ता हैं अहमद दरबारी जी, एक केस विजय जी हैं, विजय मालवी जी, विजय भट्टी जी, इनका ज़मीन का केस है जो भाजपा के नगर अध्यक्ष के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। उनकी वाइफ है उसमें भाजपा के जो नगर अध्यक्ष हैं रोहिणी जी की जो ज़मीन पे इनके पिताजी चौकीदारी का काम करते थे तो उनको रहने के लिए एक जगह दी गई थी। उस ज़मीन का केस अहमद दरबारी जी लड़ रहे हैं, उसमें स्टे भी इनको मिल चुका है क्योंकि ये सच है उस जगह पे, वो इनको निकालना चाहते हैं। एक केस इनके मामा जी का था, आकृति चौहान जी, ये जागृति जी हैं, इनके मामा थे राजेश चौहान जी, जो जहर खा के मर गए थे और जिनने कहा था कि टीआई और बाकी जो लोग हैं इसमें जिम्मेदार हैं। बेटमा पुलिस थाने में जो हिंडोलिया जी थे, संजय सिंह हिंडोलिया जी और पोरवाल जी और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट वीडियो के माध्यम से बताया था। उसमें पुलिस प्रशासन का भीम आर्मी द्वारा कोई नाम नहीं लिया गया। कोर्ट का केस है भाई, कोर्ट प्रोसीजर है। अगर वकील के पास कोई भी केस लेके आता उसका काम केस लड़ना है, वो भी पुलिस को उसमें मन में टीस है कि भाई इसने हमारे खिलाफ कैसे केस लड़ा। उसके बाद इतनी घटनाएँ हुई, उसके बाद क्या हुआ कि जो भाजपा के नगर अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल जी, वो अहमद दरबारी जी के घर पहुँचे 5 लाख रुपये लेकर और उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं पैसों में बिकने वाला नहीं हूँ। विजय भाई, आप कितना पैसा देते हैं अहमद भाई को, बताइए कितने रुपए लेते हैं वो आपसे? नहीं लेते पैसा। जब व्यक्ति फ्री में केस लड़ रहा हो, पैसे ठुकरा रहा हो, तो वो किसके लिए लड़ रहा होगा? जनता के लिए लड़ रहा होगा। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कम से कम 3 से 4 झूठी एफआईआर पीयूष अग्रवाल जी द्वारा बताई गई। जो महू में चैंपियंस ट्रॉफी में दंगा हुआ था उसमें भी मास्टरमाइंड अहमद दरबारी जी को बताया गया, जबकि ये जागृति जो है खुद ऑफिस में बैठी थी। जागृति, बताइए आप ऑफिस में बैठे थे ना, आप ऑफिस में बैठे थे ना उनके साथ में, फिर भी उनका नाम बता दिया कि भाई ये झूठी एफआईआर उनके ऊपर करा दी कि मास्टरमाइंड है दंगे का। तो आप बताइए कि एक मुस्लिम होना उस वकील के लिए क्या ये है कि भाई वो मुस्लिम है तो उसके ऊपर बार बार कार्रवाई करेंगे? तो भीम आर्मी इसको सहन नहीं करेगी। और कई प्रकरण जो 2-3 झूठे प्रकरण बनाए हैं पुलिस प्रशासन ने, हम चाहते हैं कि वो वापस लें। और जो जिला बदल का नोटिस आया है वो एक कुख्यात गुंडे को जाता है। हमारे यहाँ 8-8, 9-9, 10-10 केस जिन पे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है,
हाथ है। इंदौर जिले का बता रहा हूँ, पूरे का, नगर का भी। मैं कमिश्नर महोदय से भी कहूँगा और डीआईजी महोदय से कि आप पहले चेक कराइए जिन पे 8-8, 9-9, 10-10 केस हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? क्या आप उनके गुलाम हैं? पुलिस प्रशासन उनकी गुलाम है? आप उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते जिनके ऊपर 15-15, 20-20 केस है? आपने कई घटना देखी होगी, कई यहाँ पे लोग हैं जो जनता के साथ आए दिन मारपीट करते, जिनकी रिपोर्ट 15-15, 20-20 हो गई, पर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, तो पुलिस प्रशासन उनसे डरता है, ऐसे गुंडों से। मैं आपको बताना, मेरा नाम विशाल मुकेश करोसिया है। पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम, मेरा नाम विशाल मुकेश करोसिया है, भीम आर्मी इंदौर का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को चेता भी देना चाहता हूँ कि अब अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी पे अगर आप झूठी एफआईआर करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे चक्का जाम करना पड़े या इंदौर बंद का आह्वान करना पड़े, ठीक है। उसके बाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक विवाद हुआ, जिसमें सिद्धार्थ चौहान जो भीम आर्मी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर बताने लगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी डैमेज करने की कोशिश किया और 2 झूठी एफआईआर करी। उसके भी सबूत हमारे पास में है। तो इतनी झूठी एफआईआर, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करना पुलिस प्रशासन को शोभा नहीं देता। संवैधानिक रूप में कार्य करें और अपने दायरे में कार्य। 5 फरवरी 2025 में मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया था। इस केस के लिए कोई भी वकील हमारा केस नहीं ले रहा था, क्योंकि वो देपालपुर नगर अध्यक्ष मतलब उसमें आरोपी थे। किसी ने हमारा केस नहीं लिया। जब अहमद दरबारी के पास, सर के पास हम गए, तो सर ने हमारा केस लड़ने की हाँ की, फिर उन पे झूठी एफआईआर होने लगी। चैंपियन ट्रॉफी वाली जो घटना थी, उस दिन मेरे मामा जी, मतलब मेरे बड़े मामा जी और हम लोग वहाँ पे ऑफिस पे बैठे, हम लोग को भी सर ने बाहर नहीं निकलने दिया कि तुम लोग बाहर मत जाओ, फालतू लोग ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम लोग भी बाहर नहीं गए। सर खुद हमारे साथ, हमारी आपत्ति बन रही थी, किसी की वो लगी थी जमानत, तो उस चीज़ के लिए सर हमारे साथ रुके। फिर सुबह पता चला कि सर का झूठा नाम, उसमें सर को मास्टरमाइंड बना दिया। सर को सर पुलिस तो बिल्कुल न्याय नहीं कर रही है। जो पैसे देगा, पैसे वाले बीजेपी वाले हैं, उनकी चल रही है। मतलब न्याय तो मिल नहीं रहा है, गरीब को कभी न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पे अभी। आपका नाम? जागृति वर्मा। आकृति आई हो क्या? आकृति इधर आ जाओ। बता बताएं, आज पुलिस सेना आ जाओ, क्या विषय लेके आई थी और क्या आपको आश्वासन दिया गया? देखिए, विषय तो ये है कि इंदौर पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ कर रही है आज, और ख़ास करके महू पुलिस का रवैया जिस प्रकार से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम लोग आए थे। हमारी भीम आर्मी के प्रवक्ता एडवोकेट अहमद दरबारी के ऊपर जो है वो जिला बदर की कार्रवाई का नोटिस भेजा। एक एडवोकेट होने के नाते उनका संवैधानिक हक भी है और उनकी मौलिक अधिकार भी उनका है कि वो हर मामले को जो है वो न्यायालय में लड़े। ऐसे ही 1-2 मामले जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के परिवार के लोगों के थे, जो उन्होंने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उन्होंने लगाए, जिसमें जो अगेंस्ट वाली पार्टी थी वो बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष थे। तो उनका ये मानना है कि अहमद दरबारी उस मामले को नहीं लड़े और पुलिस प्रशासन महू से सांठगांठ करके वो नए प्रकरण उन पर दर्ज करा रहे थे और लगातार ये प्रकरण दर्ज का रवैया चलता रहा। उसके बाद में फिर अचानक जो है वो जिला बदर की कार्रवाई का नोटिस आ गया। तो हमें ये समझ नहीं आता कि भाई एक एडवोकेट को आप किस प्रकार से गुंडा घोषित करना चाहते हो। एक आदमी दलित वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई न्यायालय में भी लड़ रहा है, तो उसको किस प्रकार से दबाने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रही है, तो हम उसके खिलाफ थे। हम ये बताने आए थे कि भीम आर्मी कमज़ोर नहीं है। अगर इस प्रकार के आपके रवैया हमेशा से रहा तो हम इंदौर भी बंद करेंगे, नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे और लगातार इस मामले में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को चेताने का काम करेंगे कि भाजपा के संरक्षण में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करें कि आप आपके संवैधानिक मूल्यों को भी भूल जाएं। इस देश की जनता के प्रति आपकी भी कई सारे जो है वो जिम्मेदारियां हैं, आपको उन जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। नए प्रकरण लेकर के आप आ जाते हैं तो वो सोचने वाली बात है। जब भीम आर्मी के लोग कई मामलों में जाते हैं, आवेदन देते हैं, कंप्लेंट फाइल कराने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि इसको जांच में लिया जाएगा। तो जब एक एडवोकेट के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई का कोई आवेदन आता है, तब आप उसको इस प्रकार से क्यों नहीं लेते कि भाई हम इसकी जांच करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके पहले 2 प्रकरण हुए, मैंने इसका भी अपनी बात में भी जिक्र किया कि उसके ऑफिस में, अहमद दरबारी के ऑफिस में घुस करके कुछ लोग जो है वो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, उनकी कॉलर पकड़कर मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। उस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो जिन लोगों की बात थी भाई, उससे पहले जितने भी मामले में इनके विपक्ष के लोग रहे हैं, उनके 8-8, 9-9, 10-10 जो है वो क्रिमिनल
जो है प्रकरण रहे हैं, आपने उन पर अभी तक जिला बदर की रासुका की कार्रवाई नहीं करी। लेकिन एक दरबारी, अहमद दरबारी, जो भीम आर्मी का प्रवक्ता भी है, एक एडवोकेट भी है, और सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के लोगों के खिलाफ न्यायालय में अपने मामलों को लड़ रहा है, आप इसलिए षड्यंत्र करके उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, रासुका करा रहे हैं, आप उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई कराएं, तो वो कहीं तक ठीक नहीं है। हम उसी के खिलाफ आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जिसको लेके आज भीम आर्मी यहाँ पे सड़क पर? देखिए, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और जिस प्रकार से पुलिस जो है वो जानबूझ करके ये चाहती है कि इंदौर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, तो हम लोग वो लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। लेकिन पुलिस ये प्रकरण पे प्रकरण षड्यंत्र करके बनाती जाएगी, तो शायद हो सकता है निकट भविष्य में उसकी भी स्थिति हो जाए। तो बीजेपी का इतना भी जो है वो गुलाम नहीं होना चाहिए। हमने इससे पहले भी कई मामलों में जो है वो पुलिस अधीक्षक महोदय को और डीआईजी साहब से भी इस मामले में बात की कि आप साहब इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाएं, और महू थाना इसमें सबसे ज़्यादा लिप्त है, जो बीजेपी का गुलाम बन करके बैठा है। बीजेपी के लोग जो हैं वो वहाँ महू पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके मुंह पर जो है वो लात रखता है टेबल के ऊपर, तब भी जो है वो उनके सामने बैठे होते हैं। तो इस प्रकार की पुलिस जो गुलाम पुलिस है, वो हम उससे उम्मीद कैसे करें जो यहाँ के महू के लोगों को न्याय देगी? वो तो बिल्कुल षड्यंत्र करके बीजेपी के कहने पर काम करेगी, और वही करती आ रही है। हम उसी के खिलाफ आज आंदोलन कर रहे हैं। आपका मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश। बिल्कुल, 1-2 दिन से जो है वो मेरी अहमद दरबारी से बात हो रही है। इससे पहले भी कई मामलों में हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है वो जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने कल मुझे बताया कि भैया मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई है, क्योंकि मेरे भी एक प्रोफाइल है, मैं एक एडवोकेट हूँ, और मेरे ऊपर रोज़ नए प्रकरण बना दिए जाएंगे, तो मुझे भी डेंट लगेगा, मेरी प्रोफाइल को भी डेंट लगेगा, फिर भीम आर्मी को भी डेंट लग रहा है। तो मैंने साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद जी से बात की कि साहब इस प्रकार का मामला है, हमारा प्रवक्ता जो है वो इस प्रकार से जो है वो डिप्रेशन में हो गया है कि वो अपने आप को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार के अगर मामले होते हैं तो हमें आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, अगर पुलिस प्रशासन का रवैया इसी प्रकार से रहा तो बिल्कुल मैं निश्चित रूप से इंदौर आऊँगा और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या कहा गया अधिकारी द्वारा? अधिकारी ने कहा है कि इसमें जो है वो पेशिया लगेगी, और हम इसमें कोशिश करेंगे कि पहले जो मामले हैं उनमें जांच करें, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अगर फिर भी हम तो सड़कों पे लड़ने वाले लोग हैं, अगर उनकी तरफ से मदद भी नहीं मिलेगी तो हम पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। ये पुलिस इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दे। संदिग्ध परिस्थिति में गायब बुजुर्ग का नहर में शव मिला है। आपको बता दें, सुबह शौच के लिए निकला था बुजुर्ग। काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने ढूंढने की कोशिश की। वहीं परिजनों को नहर के बगल पुल के पास बुजुर्ग का कपड़ा और चप्पल भी मिला था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के सहयोग से नहर से बुजुर्ग का शव बरामद किया है। आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विधिक कार्रवाई में भी जुटी है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के भिलाई कला गांव का ये पूरा मामला है। तेज रफ्तार कार और बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें, जोरदार टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं और कार सड़क किनारे गड्ढे में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। जी हां, जोरदार टक्कर में घायल बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विधिक कार्रवाई में भी जुटी है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के चौधरीपुर गांव के पास का ये पूरा मामला है।